हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्पायरल मॉडल के बारे में। ठीक है। जो स्पायरल मॉडल है वो बेसिकली दो मॉडल्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल। ओके। जो स्पायरल मॉडल है वो वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। स्पायरल मॉडल जो है उसको बनाया था बैरी बोयम ने। ठीक है। और ये जो मॉडल है ना, इसका मेन फोकस जो होता है वो रिस्क हैंडलिंग के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? रिस्क हैंडलिंग के ऊपर। ये एक सिस्टमैटिक और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। और ये क्या होता है, इसमें रिपीटिंग भी होता है, यानी कि आइटरेटिव प्रोसेस है। क्लियर? स्पायरल मॉडल का जो मेन फोकस है वो रिस्क हैंडलिंग पर होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सिस्टमैटिक होता है, यानी कि पूरा सीक्वेंस में चलता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, उसमें क्या है, रिपीटेटिव है। ठीक है, आइट्रेशंस होती हैं। अब इसको समझते हैं कैसे। अगर हम इस स्पायरल मॉडल का जब डायग्राम देखते हैं ना, तो क्या है, ये स्पायरल की तरह दिखता है, जिसमें कई सारे लूप्स होते हैं। स्पायरल तो आपको पता होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हम ग्राफ वगैरह देखते हैं तो उसमें अगर मान हमने सेंटर से स्टार्ट किया है तो इस टाइप से क्या होता है, स्पायरल बन रहा है। ठीक है। क्या है, ये होता है स्पायरल। अब मैंने इसको 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है, ये हम आगे समझेंगे कि फेजेस वगैरह के लिए है ये। और फिलहाल आप समझो स्पायरल का मतलब क्या है, कि वो गोल 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 इस तरीके से घूम रहा है। करेक्ट। अब कई सारे लूप होते हैं, तो ये क्या है, अगर हम डायग्राम देखते हैं स्पायरल मॉडल का, तो इसमें क्या है, ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि एक स्पायरल है जिसमें कई सारे क्या है, लूप्स हैं। ठीक है। और हर लूप जो है वो एक फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। स्पायरल मॉडल जब का जो डायग्राम है उसमें हर लूप क्या है, एक फेज को रिप्रेजेंट करता है। अब जो नंबर ऑफ लूप्स है ना, वो प्रोजेक्ट के साइज और उसकी नीड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे स्पायरल मॉडल में, वो प्रोजेक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब इसको स्पायरल ही क्यों बोल रहे हैं? ठीक है। इसको स्पायरल क्यों बोला जा रहा है? स्पायरल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एक स्पायरल शेप में मूव करता है और उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्या हो रही है? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रही है। देखो कैसे। अब जब मैंने आपको ये ग्राफ बनाया, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये घूम के घूम के घूम के, तो ये क्या है, बढ़ रहा है। आप देखो यहाँ से यहाँ इतना इंक्रीज हुआ है, इतना। करेक्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये इसी के ऊपर घूमे जा रहा है, तो ये क्या, ये इंक्रीज नहीं है। तो स्पायरल मॉडल का मतलब क्या है, कि वो रिपीटिशन हो रहा है लेकिन वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है। अब एक फनी सा क्वेश्चन है, फनी नहीं है बट फिर भी एक दिमाग में सवाल तो आता ही है कि भाई स्पायरल मॉडल क्यों बोल रहे हैं, सर्कल मॉडल क्यों नहीं बोल सकते? स्पायरल और सर्कल में डिफरेंस क्या है? वैसे आपको पता है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, बट इसका आंसर फिर भी देखेंगे। स्पायरल इसलिए बोला जा रहा है, सर्कल क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसका डिफरेंस ये है कि हम हर राउंड में जो है प्रोजेक्ट हमारा आगे की तरफ को मूव कर रहा है और इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। स्पायरल का सिंपल सा मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो हर राउंड में आगे की तरफ को मूव हो रहा है और इम्प्रूव हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसको मान लो, अगर मैं इस वाले को कंप्लीट कर दूँ, यहाँ आ गया, स्टार्टिंग में यहाँ था, फाइनल में क्या है, यहाँ पहुँच गया, तो इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है। इसीलिए इसको स्पायरल बोलते हैं। फिर सर्कल का मतलब क्या है? तो सर्कल का मतलब होता है, सर्कल का मतलब होता है कि हम किसी एक ही चीज़ को बार 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 करे जा रहे हैं। लेकिन स्पायरल में क्या है, स्पायरल में ग्रोथ भी दिखती है, प्रोग्रेस भी दिखती है, वो भी हर एक नए लूप के साथ। क्लियर? हर एक नए लूप के साथ जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें नए फीचर्स ऐड होते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, जिससे क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो बेटर होता चला जाता है। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं हम स्पायरल मॉडल की स्टेजेस के रिगार्डिंग। करेक्ट। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेजेस हमें जो ज़रूरत होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो क्या है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर होती है। ठीक है। क्या होती हैं? वो प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि मैनेजर ही डिसाइड करता है सारी चीज़ें। करेक्ट। मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि कितनी फेजेस में हमें इस प्रोजेक्ट को रखना है। प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। मॉडल क्या है? मॉडल स्पायरल की तरह वर्क करता है, जिसमें हर लूप में क्या है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टमैटिक है, स्टेप बाय स्टेप और रिपीटिंग प्रोसेस है।
कैसा प्रोसेस है, रिपीटेटिव या फिर हम कह सकते हैं रिपीटिंग प्रोसेस है। क्लियर। सो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हर लूप में कुछ स्टेप्स कॉमन होते हैं। कॉमन क्या मतलब सारे स्टेप्स कॉमन होते हैं, ठीक है। सो हर लूप में कौन कौन से स्टेप होंगे, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ठीक है। अब देखते हैं स्पाइरल मॉडल की फेजेस के बारे में। फर्स्ट स्टेप, ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर लो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझ लो, ठीक है, अच्छी तरीके से, और उनको एनालाइज करो, ठीक है। हर फेज के स्टार्टिंग में हमें क्या होगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझना है। रिस्क एनालिसिस एंड रिजॉल्विंग, हमें पहले रिस्क समझना होगा कि अगर ये जो इस वाली फेज में जो हम करने वाले हैं इसमें क्या क्या रिस्क है, और रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उस रिस्क को रिजॉल्व भी करना होगा, मतलब उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना भी होगा, करेक्ट, ठीक है। अब जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, हम उनमें से भी सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो हमें पता चला कि भाई इस वाली फेज में ये रिस्क हो सकता है, ठीक है, हमने पॉसिबल सॉल्यूशंस देखे पहले। अब उन पॉसिबल सॉल्यूशंस में भी हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यूज़ करना है, कौन सा सॉल्यूशन जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद जो रिस्क है इन्वॉल्व, मतलब उसके सॉल्यूशन के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, यानी कि उसके साथ जो रिस्क आ रहा है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और सबसे बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले तो जो भी सॉल्यूशन है पहले देखो कि रिस्क क्या है, रिस्क को देखने के बाद सबसे पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उन पॉसिबल सॉल्यूशंस में सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देखो। अब ये देखो जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उसके साथ कितना रिस्क है, ठीक है, और उसको भी सॉल्व करने की सबसे बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी यूज़ करो, ठीक है। तो हमने रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख लिया, हमने रिस्क एनालाइज कर लिया, उसको रिजॉल्व कर लिया। अब आ जाती है कि अब हम नेक्स्ट वर्जन के लिए क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वर्जन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब क्या है, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं फीचर्स नेक्स्ट फेज के लिए, हम उनको डेवलप करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे टेस्टिंग के थ्रू। एट द एंड में, ठीक है, जो हमने फीचर्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको डेवलप करते हैं और वेरीफाई करते हैं टेस्टिंग की हेल्प से। लास्ट में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वर्जन जो है सॉफ्टवेयर का वो क्या होगा, वो हमें मिल जाएगा, करेक्ट। सॉफ्टवेयर क्या है, अब हमेशा ध्यान क्या रखना है, सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए और वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। सो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा सबसे पहले स्पाइरल मॉडल कॉम्बिनेशन है वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल का। स्पाइरल मॉडल जो है उसमें क्या है, उसमें रिपीटेटिव स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसको स्पाइरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। हर लूप के साथ कुछ नए फीचर्स जो है वो ऐड हो रहे होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में या फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो भी है उसमें, क्लियर। अब क्या है, हर लूप के अंदर क्या होगा, हर लूप के अंदर रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिज़ाइन होगा, कोडिंग होगी, टेस्टिंग होंगी और मेंटेनेंस, ये सारे स्टेप्स हर प्रोजेक्ट के हर लूप के अंदर क्या होता है, हर लूप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फेजेस क्या क्या है स्पाइरल मॉडल की, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, रिक्वायरमेंट्स को समझ लो, फिर रिस्क एनालिसिस करो और उसको रिजॉल्व करो, उसके बाद डेवलप करो नेक्स्ट वर्जन प्रोडक्ट का, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो वर्जन बन गया है उसको रिव्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट फेज़ के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर्स को पूरा अच्छी तरीके से देख लेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट फेज़ की स्टार्टिंग करेंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट आइट्रेशन जो होगी स्पाइरल की वो फिर से बिगिन होगी एक नई प्लानिंग फेज़ के साथ, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आया है इवैल्यूएशन का, मतलब अभी हमारे पास जो वर्जन है उसको कस्टमर ने अच्छे से देखा समझा, उसमें जो उसको चीज़ें चेंज करानी है या उसमें कुछ एडिशन कराना है, ठीक है, तो वो बताएगा और फिर उसके बाद ही सारी चीज़ें क्या होंगी, नेक्स्ट जो फेज़ होगा हमारा उसमें करी जाएंगी। अब जो रेडियस है ना स्पाइरल का, किसी भी पॉइंट पे वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की, ठीक है। और जो एंगुलर डायमेंशन है वो प्रोग्रेस को बताती है। कैसे देखो, मान लो ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस। तो अब रेडियस से कॉस्ट कैसे पता चल रही है, वो कॉस्ट ऐसे पता चल रही है, मान लो कितने लूप हो गए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक, ठीक है, तो ये एक लूप, फिर ये, ठीक है।
तो जितने जितने लूप होते चले जाएंगे उतनी ही कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी। और एंगुलर डायमेंशन का मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का देखूँ तो ग्रोथ कितनी हुई है, इतनी ग्रोथ हुई है, इतनी प्रोग्रेस करी है हमने, ठीक है। सो 4 फेजेस हैं स्पायरल मॉडल की। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लो, फिर रिस्क एनालिसिस करो कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उनको रिजॉल्व करो, फिर नेक्स्ट वर्जन डेवलप करो प्रोडक्ट का, उसके बाद रिव्यू करो, फिर नेक्स्ट फेज़ की तैयारी करो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था स्पायरल मॉडल में जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका रिस्क हैंडलिंग। क्या है? रिस्क हैंडलिंग, ठीक है। अब देखो रिस्क किसी भी सिचुएशन में है, ठीक है। अगर रिस्क है तो जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है, यानी कि क्योंकि अगर तो कोई रिस्क होगा, अगर रिस्क है तो फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो स्पायरल मॉडल कैसे हेल्प करता है? स्पायरल मॉडल जो है वो रिस्क को इस तरीके से हैंडल करता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटोटाइप बनते हैं। हर फेज़ में क्या है, हर फेज़ में प्रोटोटाइप बन रहा है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल की वजह से क्या है, रिस्क मैनेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही रिस्क मैनेज होगा अगर उसको डेवलपमेंट होने से पहले ही समझ लिया गया। जो मैंने आपको बताया रिस्क एनालिसिस एंड रिजॉल्विंग, तो स्टार्टिंग में ही अगर समझ लिया रिस्क को तभी रिजॉल्व हो पाएगा, वरना वो भी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो रिस्क वगैरह होते हैं ना, वो डेवलपमेंट के शुरू होने के बाद दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है वो काम नहीं करता है। मैंने क्या बोला कि स्पायरल मॉडल के लिए क्या है मेन चीज़, रिस्क हमें पहले दिखना चाहिए, पहले पता होना चाहिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। मतलब उसके लिए बेस्ट जो सॉल्यूशन है, स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीज़ें देख सकें। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, जब रियल प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं तो उसमें रिस्क जो है वो हमें डेवलपमेंट शुरू होने के बाद दिखाई देते हैं, ठीक है। हर फेज़ जो है स्पायरल मॉडल की, उसमें क्या है, उसमें प्रोडक्ट के फीचर्स और रिस्क को चेक किया जाता है और उनको प्रोटोटाइपिंग के थ्रू सॉल्व किया जाता है। देखा जाए तो स्पायरल मॉडल सबसे फ्लेक्सिबल है बाकी SDLC मॉडल से। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क एनालिसिस होता है, ठीक है, उसको रिजॉल्व किया जाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्जन बनता है प्रोडक्ट का, रिव्यू किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये फ्लेक्सिबल माना जाता है। अब स्पायरल मॉडल को मेटा मॉडल भी बोलते हैं। स्पायरल मॉडल को क्या बोलते हैं? मेटा मॉडल। अब मेटा मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जितने भी SDLC मॉडल्स हैं उनके क्या है, उनके फीचर्स आ जाते हैं। कैसे? वाटरफॉल मॉडल का फीचर क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसमें भी है। प्रोटोटाइप मॉडल का फीचर क्या है, प्रोटोटाइपिंग, मतलब सैंपल्स बनते हैं ना। तो स्पायरल मॉडल में भी क्या है, स्पायरल मॉडल में प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं रिस्क को हैंडल करने के लिए। तो क्योंकि स्पायरल मॉडल में कई सारे बाकी SDLC जो मॉडल्स हैं उनके फीचर्स इंक्लूडेड हैं, इसीलिए इसको मेटा मॉडल कहते हैं, ओके। ये क्या है, ये इवोल्यूशनरी मॉडल को भी सपोर्ट करता है। इवोल्यूशनरी मॉडल का मतलब होता है कि हम सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं और हर नए वर्जन के साथ उसे एक्सटेंड कर रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं स्पायरल मॉडल की एडवांटेजेस क्या हैं। पहला सबसे मेन एडवांटेज रिस्क हैंडलिंग है, ठीक है। रिस्क को हैंडल कर लेता है बहुत ईजिली। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर है। फ्लेक्सिबिलिटी है रिक्वायरमेंट में, ठीक है, क्योंकि क्या है कि रिक्वायरमेंट जो है वो आगे वाली जो फेजेज हैं उनमें चेंज हो सकती हैं। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मेन है, क्योंकि हम हर फेज़ में क्या कर रहे हैं, रिव्यू वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ही अच्छा खासा हो जाता है। और कस्टमर क्या है, कस्टमर जो है प्रोग्रेस वगैरह सारी चीज़ें देख रहा होता है। तो जितना जितना प्रोडक्ट बनता जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया वर्जन्स होते हैं, तो वो अभी फ़िलहाल फर्स्ट वर्जन बन गया, उसको वो फर्स्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड वर्जन आएगा, फिर सेकंड को यूज़ करेगा। तो उससे क्या है, उससे कस्टमर जो है वो साइड बाय साइड फैमिलियर भी होता रहता है, मतलब उसको समझ में आ रही होती है चीज़ें कि सॉफ्टवेयर किस तरीके का है। आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है। आइटरेटिव यानी कि मतलब है कि रिपीट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। मैंने आपको बताया फेजेस जो है, जो पूरा लूप है वो कई सारे लूप्स होते हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच है क्योंकि क्या है, प्रोग्रेस हमें दिखाई दे रही है। एम्फेसिस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद इम्प्रूव कम्युनिकेशन। स्पायरल मॉडल में क्या है, फीडबैक वगैरह पूरा रेगुलर अच्छी तरीके से लिया जाता है कस्टमर का, तो यहाँ पे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी हो जाती है कस्टमर और डेवलपमेंट टीम के बीच में। क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, जब भाई कई सारी मल्टीपल आइटरेशंस होंगी, रिव्यू होंगे, तो क्वालिटी तो ऑब्वियसली बात है इंप्रूव होनी ही है। अब
क्योंकि मैंने आपको बताया एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगी। कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्पायरल मॉडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बाकी के SDLC मॉडल्स में। क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है कि ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिया, ठीक है, पहले रिस्क एनालिसिस करो, पहले समझो कि रिस्क क्या है, उसको रिजॉल्व करो, फिर नेक्स्ट वर्जन बनाओ, रिव्यू करो, फिर नेक्स्ट फेज़ की तैयारी करो, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव है, जितने ज़्यादा लूप्स उतनी कॉस्ट, तो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन रिस्क एनालिसिस, मैंने आपको बोला कि फेज़ के को स्टार्ट करने से पहले ही हमें रिस्क एनालिसिस अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ फेजेस ही नहीं पता है। अगर नंबर ऑफ़ फेजेस पता हो कि चलो भाई 2-3 फेज़ में ठीक हो जाएगा, 4 फेज़ होंगी मैक्स, हमें मैक्सिमम फेजेस भी नहीं पता इसमें, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये सारी क्या है, ये सारी स्पायरल मॉडल की डिसएडवांटेजेस हैं। और एक क्या है, एक है रिसोर्स इंटेंसिव। क्या है, रिसोर्स इंटेंसिव। स्पायरल मॉडल को क्योंकि टाइम ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है टाइम लग रहा है, जितने ज़्यादा लूप्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब क्योंकि टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो लोग उसे कर रहे हैं उनका टाइम लग रहा है तो पैसा भी लगेगा, उनको पैसा भी चाहिए, ठीक है। एफर्ट्स लग रहे हैं प्लानिंग करने में, रिस्क चेक करने में, रिव्यूज़ वगैरह करने में, तो इसके क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, और उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत सारे चाहिए, तो ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है स्पायरल मॉडल। अगर छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं है तो फिर कहाँ यूज़ करेंगे, ये यूज़ होगा बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, जहाँ पर अपडेट्स और रिलीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर अच्छा है, ये तब अच्छा है जब हमें प्रोटोटाइप की ज़रूरत है ही है, ठीक है, हम इसका यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर रिस्क चेक करना और कॉस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मीडियम से हाई रिस्क वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए है, ठीक है। और क्या है, ये वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, क्लियर नहीं है। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि पहले वर्जन 1 में हमने कुछ चीज़ें वो फीचर्स डाले, अब उसके बाद कस्टमर को लग रहा है कि इसमें और फीचर्स होने चाहिए, तो फिर हमने वर्जन 1 के बाद वर्जन 2 निकाला, फिर 3 निकाला, इस तरीके से फीचर्स ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर चेंजेस किसी भी वक्त हो सकें तो ये वहाँ पर तो चल जाएगा, ठीक है। अब ये एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाती है, वो ये जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है डिफ़िकल्ट हो जाती है चेंजिंग नीड्स की वजह से, तो ये वहाँ सही है कि अब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, फर्स्ट वर्जन निकाल दिया, फिर सेकेंड वर्जन, फिर थर्ड वर्जन, ठीक है, इस तरीके से। सो स्पायरल मॉडल को हम शॉर्ट में समराइज़ करें तो स्पायरल मॉडल में मेन चीज़ यही है कि उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दो, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने के बाद रिस्क एनालिसिस होता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वर्जन जो है प्रोडक्ट का उसको डेवलप करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, और फिर नेक्स्ट फेज़ के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये उन मॉडल्स के लिए हैं जिनमें रिस्क जो है वो होता है, मतलब उनमें का जो रिस्क है हम वो स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर सकें, ये नहीं कि बाद में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमें बाद में पता चल रहा है जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, उससे पहले ही हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये फ्लेक्सिबल क्यों कहा जा रहा है, वो फ्लेक्सिबल इसीलिए कहा जा रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम कुछ फीचर्स जो बेसिक मेन फीचर्स हैं हमने कुछ फीचर्स डाल दिए, बाद में कस्टमर को अपनी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं पता, कोई बात नहीं, हमने वर्जन 1 निकाला, फिर कस्टमर ने उसको देखा, उसका पूरा फीडबैक दिया हमें, उसने कहा कि इसमें कुछ चीज़ों में ऐड कर सकते हैं, वर्जन 2 निकाला, फिर वर्जन 3, वर्जन 4, इस तरीके से, ओके। सो आपका स्पायरल मॉडल मतलब स्पायरल मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स में लिख कर बताएं, और ये नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।